इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जरा 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं कि a parallelogram has diagonals which bisect each other. So what can you say about that quadrilateral? So of course it's a parallelogram. A parallelogram, if the diagonals are perpendicular, तब आप उसके बारे में क्या कहोगे? ठीक है ना, परपेंडिकुलर का है, पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन उससे परपेंडिकुलर साथ में कह दिया तो दैट मींस इट हैज टू बी अ रोम्बस। ठीक होगी बात ये। अब एक चीज इसमें और होती है जो क्वेश्चंस में भी हम करेंगे, इज अबाउट एंगल बाइसेक्टर्स, डायगोनल्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, रिलेशनशिप ऑफ डायगोनल्स विद एंगल बाइसेक्टर्स। तो किस किस में डायगोनल्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी होते हैं। एक बात मान लेना, जो सिमेट्रिकल फिगर होगी, जिसको आप एंड टू एंड फोल्ड कर सकते हो, वो होंगे, उसके डायगोनल्स हमेशा एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे ट्रेपीजियम में नहीं होते, पैरेललोग्राम इन जनरल है तो कभी भी डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स नहीं होंगे। रोम्बस में यस, रेक्टेंगल में नो, स्क्वायर में, स्क्वायर कपड़ा जब हम पेपर है, स्क्वायर पेपर कट करते हैं तो आप इसको प्रॉपरली फोल्ड करते हो ना, यहाँ पर उसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये एंड और ये एंड मिल जाते हैं ना, बड़े अच्छे से मिल जाते हैं, और सभी एजेस, ये एज इसके साथ मर्ज करती है, ये एज इसके साथ मर्ज करती है, तो हो जाता है ना आराम से। तो वही होते हैं एंगल बाइसेक्टर्स। अगर एंगल बाइसेक्टर्स डायगोनल्स बनेंगे तो वो प्रॉपरली पेज फोल्ड होगा। जैसे रोम्बस में, रोम्बस आप डायमंड वाली शेप बनाते हो, है ना, ऐसी वाली शेप बनाई, तो क्या आपका ये वाला जो पोर्शन है, मतलब आप इसे फोल्ड कर रहे हो अलोंग दिस लाइन, तो क्या ये प्रॉपरली ऐसे फोल्ड हो जाएगा, है ना। और अगर मैं इस लाइन के साथ भी फोल्ड करती हूँ तब भी प्रॉपरली ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सेम हैपेंस फॉर काइट ऑल्सो। काइट में सिर्फ एक तरफ से फोल्ड होगा, लॉन्गर डायगोनल में फोल्ड होगा। बिल्कुल लॉन्गर डायगोनल में फोल्ड होगा, शॉर्टर डायगोनल में नहीं होता। ये एंगल बाइसेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है ना, ये वाला प्रॉपर ऐसे फोल्ड कर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूफ में भी आते हैं, लेकिन हमें पता क्या होता है, पैरेललोग्राम ने कह दिया कि एक एक्यूट एंगल बन रहा है, डायगोनल ने बनाया विद वन साइड एज दिस, तो हमें लगता है एंगल बाइसेक्टर होगा। ऐसा नहीं करना, वो क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगी भी, वर्कशीट देकर प्रॉपर वो करेंगे, बट आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमने ये सब इन जनरल प्रैक्टिस किया था, सारा स्टडी किया था अबाउट पैरेललोग्राम्स एंड अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम्स एंड फर्दर टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज काइट। ठीक है, और मैंने कहा भी था काइट इन जनरल आपके ना चैप्टर 7 में 2-3 क्वेश्चन है जहां पर फिगर बनकर आई है, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ड्रॉन ऑन द सेम बेस, या फिर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इससे काइट, जिसे आप प्रूव करते हो सारा। ठीक है वो, और ये ना फर्दर सर्कल्स में ये शेप बहुत यूज होती है। दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी जो रेडियाई दोनों की मिलकर फिगर बनाती है, उसे हम काइट बोलते हैं। तो ये सर्कल्स में काफी यूज होगी, तो इस चीज को विल फर्दर स्टडी ओवर देयर, और 10th क्लास में भी काइट की फिगर को सर्कल्स में हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हमारी, इसमें हमने 2 थ्योरम्स की थी, थ्योरम एक ही की थी सच, वो तो 10th क्लास में की। 2 थ्योरम थी, द डायगोनल डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into 2 congruent triangles। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, ये हमने आराम से पढ़ा था। इसको प्रूव भी करना है तो पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड लेकर प्रूव करना है, तो आपकी एएसए प्रॉपर्टी के साथ प्रूव होगा, किसी और प्रॉपर्टी के साथ इसे प्रूव नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं होगा, बिल्कुल मार्क्स कट। ठीक है, क्योंकि हम पैरेललोग्राम एज द नेम सजेस्ट, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइन से बना है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से बना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमारी ये AB है और ये CD, सो इफ AB इज पैरेलल टू BC, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और AD लिया BC को पैरेलल तो ये एंगल इसके इक्वल है, दिस साइड इज कॉमन, एंड हेंस वी सेड दैट द डायगोनल्स, मतलब 2 ट्रायंगल्स जो हैं हमने वो कॉन्ग्रुएंट कर दी, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD। ASA से करनी है, बहुत इजी सा प्रूफ है इसका। इस पूरे चैप्टर में इसके अलावा कोई और थ्योरम नहीं है, तो गिनकर अब तक आपको 3 या 4 थ्योरम्स होंगी, है ना। चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम जो है वो कौन सी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली,
देखो ये थ्योरम्स है हमें चैप्टर 7 में, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली जो सबसे इजी वाली आ जाती है, प्लस एएसए वाली, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 में जो थ्योरम विच क्लियरली स्टेट्स, वही पैरेललोग्राम के डायगोनल्स वाली, जिसपे उसने कहा है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और चैप्टर 9 जो सर्कल्स है ना, उसमें भी एक थ्योरम होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम करेंगे एंगल एट द सेंटर। ये बस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लंबे वाले क्वेश्चंस में भी आ जाती है, 5 मार्क्स में आपको हो तो ये आ सकती है अभी, ठीक है। तो हमने यहाँ तक की सारी थ्योरम्स कर ली है। एएसए फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन ही है एएसए वाला, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स, चैप्टर 8 एग्जाम्पल्स। कल का होमवर्क जो दिया था किया है हमने कुछ भी? एक तो रिवाइज क्लास वर्क था, अर्षित करके आए हो होमवर्क? एक पेपर दिया था डीएवी का, है ना? डीएवी के पेपर में मैंने कहा था आपको केस स्टडीज और सेक्शन ए करना है, किया हमने कुछ भी? क्यों तुमने भी नहीं किया? आर्यन किया है आपने होमवर्क? मैम ये सभी की अभी अभी करके हटा हूँ। अच्छा, चलो एनी हाउ ये होमवर्क मुझे चाहिए, पूरा करना है। और आपका चैप्टर 1 एंड चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का टेस्ट होगा ऑन मोस्ट प्रोबेबली परसों ही होगा, फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे को आई थिंक मैम टेस्ट रख लेंगे तुम्हारे साइंस वाले, है ना? साइंस सैटरडे को रख लेते हैं, तो फ्राइडे डेट विल बी 7, 6, है ना? अच्छा, आज तो 4 है ना, 6, 10, ठीक है, ये नोट कर लो। और ये होमवर्क केस स्टडी सेक्शन है, डीएवी का पेपर है, 29 सितंबर को मैंने शेयर किया था, बिल्कुल करना है। चाहिए तो अगर कंस्ट्रक्शन है तो नहीं, वैसे कंस्ट्रक्शन का थोड़ा दे दूंगी आपको, अगर क्लास में रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। चलो अब आते हैं चैप्टर 8 एग्जाम्पल नंबर 1। अभी तो यही केस स्टडीज पूरा करो, यही वाला है, वरना सेक्शन भी देना था मुझे साथ में। और अभी जो क्वेश्चंस क्लास में करवाऊंगी वो, हाँ हाँ वही तो कह रही हूँ, आज का तो आपका जो क्वेश्चंस करवाऊंगी अभी, सेक्शन डी भी कर सकते हो तो कर लो, ठीक है ना? ये सभी पेपर्स ना सिर्फ रिविजन है, इसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चंस है, अपने हिसाब से क्वेश्चन छांट लो। अब ये कहना नहीं जी मैम ये तो हमारे में से 4 क्वेश्चन थे नहीं, तो बिल्कुल नहीं थे तो दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर दो, जो आपको अपने में दिखते हैं, जो किए हुए क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन मतलब सिलेबस अनइवन है ना सबके, किसी का कुछ था किसी का नहीं था, तो आपको लगता है कि इससे एक्स्ट्रा आया हुआ है मुझे नहीं आता, तो छोड़कर बाकी क्वेश्चन कर लो, मतलब वाई टू फोकस ऑन दैट वन की जो हमें नहीं, हमने नहीं किया हुआ, उस पर फोकस करें जो हमें आता है। तो इसमें लिखा है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होंगे ना, इसमें सबसे पहले आपने फिगर को रिकॉग्नाइज करना है। आपको फिगर, आपको कोऑर्डिनेटर दिया कौन सा हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ना हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो कहते हैं हर एक एंगल 90 डिग्री बनाता है, ये हमें शो करना है, ठीक है। हमें ये शो करना है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। तो गिवन में क्या होगा, ठीक है, गिवन रेक्टेंगल एबीसीडी, रेक्टेंगल एबीसीडी, जिसमें एक एंगल आपको पता है, एंगल ए क्या है, 90 डिग्री,
रेक्टेंगल में वो होता है पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम in which one angle is 90 degree. ये हमें डेफिनेशन है रेक्टेंगल की. अब मुझे कहना है कि अगर ये 90 है तो इसके बाकी सभी एंगल्स की 90 है, यही शो करना है. समझ में आ गया? अगर एक एंगल 90 नहीं दिया हुआ तो आप वो रेक्टेंगल प्रूव ही नहीं कर सकते. मतलब वो रेक्टेंगल है या नहीं है वो डिपेंड करता है, जब तक हमें बताया नहीं हुआ. पैरेललोग्राम तो है ही है, लेकिन जिसमें एक एंगल 90 बन जाए वो रेक्टेंगल हो जाता है. तो रेक्टेंगल का मतलब मुझे एक सिंगल एंगल 90 दिया हुआ है. अब इसके बेसिस पे मैं प्रूव करूंगी कि सारे एंगल्स 90. ठीक है, तो इजी है प्रूफ इसका. क्या करेंगे? AB इज पैरेलल टू BC एंड DA को ट्रांसवर्सल ले लो. DA इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स. अब एंगल A आपको गिवन है 90 प्लस एंगल D इज 180 डिग्री, एंगल D इज 90 डिग्री. अब इन दोनों में से कोई एक एंगल लेना है तो आप एंगल A के साथ ही ले सकते हो कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल. वो भी लिख सकते हो. ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री. राइट, सो 90 प्लस एंगल B इज 180 और जिससे आपके पास आएगा एंगल B इज 90. ले कितना? बस. अच्छा, ठीक है. तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. अगर तीन एंगल्स 90 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या होगा? 90 डिग्री. बस ये सारे शो करने हैं आपने, जैसे मर्जी शो कर दो, उसको ऑपोजिट एंगल्स लेके शो कर दो. इसमें टीचर सजेस्ट, बिकॉज क्या होता है कि हमने पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल की जगह हमने सिर्फ पैरेलल लाइंस वाला प्रॉपर्टी यूज की जो रेक्टेंगल में भी प्रूव है. ठीक है ना, तो कंट्रोवर्सीज हो जाती है टीचर के साथ कि नहीं जी वही यूज करना है. मुझे कोई इशू नहीं होता, मुझे होता है बस प्रूव किया है. बच्चे को प्रॉपर्टी तो पता है ना, एक नहीं तो दूसरी यूज की है. थ्योरम सच में कहती हूँ, अगर आप उसको ऐसे ऐसे भी कर दोगे मैं मान जाऊंगी. मुझे कुछ तो करके उसने प्रूव किया हुआ है बच्चे ने. बट नहीं, वो कुछ एक सेट पैटर्न होते हैं जब हम फिक्सेटेड हो जाते हैं कि नहीं ऐसे ही करना है ना. क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन गोस लाइक जैसे टेक्निकल वे होता है कि हमने एक गिवन पाथ ही फॉलो करना है. जैसे अगर प्रिंसिपल को मिलना है तो पहले पियोन को मिलना ही होगा, है ना. डायरेक्टली प्रिंसिपल के रूम में हम बार्ज नहीं कर सकते. बस वो एक मतलब एक मीडियम बना हुआ है कि पहले ऐसे 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 करके हमने चलना है. ठीक है, तो एंगल सी इज 90. तो आपने सभी एंगल्स को 90 प्रूव कर दिया. यू प्रूव्ड एवरी एंगल 90. हेंस अब इसमें ना ये सब क्वेश्चन सारा कर लोगे, जो इसकी लास्ट लाइन लिखनी है ना वो बहुत है. हेंस all angles of या each angle of a rectangle is 90 डिग्री. ठीक है, जो इसकी लाइन लिखी हुई है. हाँ, each angle of a rectangle, ये जरूर लिखना है. इसके मार्क्स कट जाते हैं और नहीं मिलते, एक एक नंबर कट जाता है पूरा. मतलब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर है नहीं गया सिर्फ इस एक लाइन से. each angle of a rectangle is a right angle. ये क्वेश्चन का ना यूएसपी है हमारा. मतलब अगर आपको ये सिखा दिया ना तो एज अ टीचर मैंने आपको सिखा दिया कि आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में. बस क्योंकि सब कुछ कर लोगे आप इतना रिवीजन करने के बाद. बट दिस वन थिंग इज, कुछ कहेंगे क्या लिखना है पता तो है, ये क्यों है, ये ऑब्वियस है. बट हाँ, दिस हैज 1 मार्क, पूरा 1 मार्क कट जाता है. अब 3 एक एक मार्क कटा हुआ है कि बस एवं काट दिया टीचर ने. वो जो एवं काटा होता है वो इस लाइन की वजह से ही होता है. समझ में आ गया? एग्जाम्पल 1, पुरानी वाली बुक क्या, पेज 141. ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे. देखो ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई है ना उसको आप प्रूव कर रहे हो. अब प्रूव कैसे कर रहे हो? आपको रोम्बस के बारे में बताया गया है तो आपको क्या दिमाग में पहली चीज जो आती है जो सिखाई जाती है कि सारी साइड्स इक्वल है.
अब उसको लेकर हम उसके डायगोनल्स को प्रूव करते हैं जो हमें चाहिए। समझ में आ गया? इतना लिख लिया है। एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट कर दो सिया। ठीक है, जो पहला रह गया वो मैं करवा दूंगी, या फिर आप उसको रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हो। तो इसमें लिखा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? डायगोनल्स ऑफ rhombus। तो जो हमें फिगर कोऑर्डिनेटर मेंशन किया हुआ है ना, मैं पहले उसको बनाऊंगी अपने पास कि एक हमें rhombus मेंशन किया है। तो rhombus को एक स्क्वायर की तरह बनाना है, बस उसमें एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो गिवन मुझे क्या है? ABCD इज अ rhombus। और इसमें क्या प्रूफ करने हैं? किसके बारे में प्रूफ करना है? इस rhombus के डायगोनल्स, तो मैंने उसको भी ड्रॉ कर दिया, AC एंड BD। ठीक है, AC एंड BD आर डायगोनल्स। हाँ, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? O। टू प्रूव diagonals are perpendicular, AC is perpendicular to BD at point O। कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, ये आपको प्रूव करना है, लिखना नहीं है, यहाँ पे बन रहा है, गिवन नहीं है। अब इतना लिख लो, फिर मैं प्रूफ जब लिखवाऊंगी तब देखना, तब मत लिखना, उसके बाद नोट करना। सच में ये चीज बहुत हेल्प करती है। साथ साथ लिखते हो, दिमाग में क्या जाता है क्या नहीं जाता नहीं समझ में आता, बट व्हेन यू सी एंड देन अगेन राइट, तो समझ कर लिखते हो उसके बाद। चैप्टर 1 और चैप्टर 6। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रोम्बस है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कहाँ पर? मतलब दिस इज अ जनरल थिंग। तो मुझे किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करना है ना, तो मुझे वहां देखना है कि मुझे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल चाहिए, है ना? अब मेरे पास दिया क्या? देखो, बनते ट्राइंगल दिया, कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल करनी होगी, ये तो यानी कि मैं एक और रोम्बस बनाऊंगी, कुछ और करूंगी उसमें। तो आई विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स और इसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कर सकते हैं? तो ये 45 होगा। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मैंने डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स कहे कि ये एंगल नहीं है। वो तो स्क्वायर बन गया ना, तो रोम्बस रहा ही नहीं। वो रोम्बस है सीधा साधा, तुम कह रहे हो नहीं तुम स्क्वायर बनो, वो कहता मैं तो रोम्बस हूँ, मैं स्क्वायर कैसे बन जाऊँ? है ना? तो उसके पास उतना ही दिमाग है कि वो रोम्बस बन सके, उसके पास स्क्वायर वाला दिमाग ही नहीं है, वो क्या करे? ठीक है, स्क्वायर इज वन लेवल अप। वो अपने मतलब एक और मतलब एनलाइटेंड सोल नहीं होता कि वो सब कुछ हाथ से ऊपर बैठा हुआ कि सब कुछ है मेरे पास, है ना, आई हैव गेन मोक्ष मिल गया मुझे, वो चीज है स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस क्या है कि उसे अभी पहुंचना है, उसके पास उसे मोक्ष नहीं मिला हुआ। राइट? तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल भी नहीं होते उसके। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट नेचर। देखो उसने ना सीधा खड़ा होना था, वो टेढ़ा हो गया। इक्वल साइज में सीधा होना था पर वो टेढ़ा हो गया, इसलिए उसका डायगोनल्स भी एक लंबा हो गया, एक छोटा हो। समझ में आ गई? और फिर मैंने आपको उसे याद नहीं करवाया था कि हम इसको याद करते हैं रोम्बस। रोम्बस में ई नहीं है, तभी डायगोनल्स इक्वल नहीं है। रोम्बस यू से ले लो, राइट? यू मतलब परपेंडिकुलर, राइट? और उसके बाद रेक्टेंगल में यू नहीं है, ई है, तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आप स्क्वायर में आ जाओ, यू भी है और ई भी है, डायगोनल्स आर इक्वल एज वेल एज परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट तो वो करेंगे। ठीक है, दिस इज वन वे। मैंने सोचा ना ये सब ये मुश्किल आती है, फिर एंगल बाइसेक्टर्स की आती है ना, ये भी तो एंगल बाइसेक्ट करेगा, तो नहीं कर सकता। जस्ट गो बाय द बेसिक प्रॉपर्टी। फिगर को इमेजिन करो, इसको रट्टा मारने का ना बहुत सारे वेज सिखाए जाएंगे, ऐसे याद करो वैसे याद करो, बट एक खुद याद रखना स्क्वायर। जब भी आप वो कुछ भी ऑरिगेमी करते हैं, जब भी हम पेपर से वो चीजें बनाते थे और वो 2x1 वाला वो बनाते थे ना, तो उसको स्क्वायर चाहिए। हाँ, टिप टॉप बनाते थे तो उसको स्क्वायर करते थे। स्क्वायर किस लिए? कि दोनों एंड से प्रॉपर फोल्ड हो जाए, रेक्टेंगल वाला पीस वो बाहर निकालते थे। आपका A4 साइज का पेपर लो, एज टू एज फोल्ड करोगे तो वो एक के ऊपर एक मर्ज नहीं करता। इसीलिए डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर्स नहीं होते रेक्टेंगल में, रोम्बस में, पैरेललोग्राम में। किसको? मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि एंगल AOD पे 90 डिग्री एंगल बन गया। मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है एंगल AOD 90 बन गया, बस।
तो बेटा इसको हम प्रूव कर रहे हैं ना, मुझे तो ये वाले एंगल की बात करनी है। नहीं, कैसे हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर्स नहीं है ना रॉम्बस। रॉम्बस में अगर एंगल बाइसेक्टर्स लिए, लेकिन 45 का एंगल नहीं है ना। 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 90 भी हो सकता है, ये कुड बी एनी एंगल। 80 डिग्री हो सकता है। रॉम्बस में एंगल फिक्स नहीं है ना। हाँ, एंगल बाइसेक्टर्स है डायगोनल, बट अगर ये दो एंगल्स इक्वल है, ये वाला, ये और ये इक्वल है, लेकिन इनका मेजर क्या है? हाँ, 2x प्लस 2y इज 180 डिग्री। अब x प्लस वाई जो है, तुमने कहा 90। अच्छा हाँ, तुम ऐसे करना चाहती हो? हाँ, ऐसे कर सकती हो, या कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकती हो। ठीक है, तो तुम्हें फिर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर्स है, वो लेना नहीं है, उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ आपको इसमें फिर एक्स और एक्सिस को प्रूव करना होगा। बात वही है, ट्राइंगल्स की बात है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये दो ट्राइंगल्स लूंगी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आसान है प्रूव करना। कैसे प्रूव करेंगे? CD, adjacent sides of a rhombus, OD is equal to OD, common, AO is equal to OC। क्यों होगा? diagonals of a bisect each other। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम डायगोनल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो ये अपने आप लिख सकते हो। तो इसमें AOD एंड ट्राइंगल COD लिखा मैंने, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखा है। ठीक है, तो एक बार देख लो, अगर देखना है तो, अगर लिखना है तो कोशिश करो खुद लिखो। और जब भी लिख रहे हो ना, प्लीज जब आपका पेन चले वो समझ कर चले, दिमाग और पेन दोनों चलना चाहिए, सिर्फ ब्लैंकली कॉपी मत करना। OD इज इक्वल टू OD विच इज कॉमन, एंड AD इज इक्वल टू CD, adjacent sides of a rhombus। नहीं, इसको ट्राइंग, इसको मतलब ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स दिए नहीं होंगे, रोम्बस का मतलब ऑल साइड्स इक्वल, तो ऑल साइड्स इक्वल के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं ये भी ले सकते हो, दो साथ साथ लेने हैं, कोई भी दो। तो यूजुअली हमारा ब्रेन क्या होता है, ऊपर वाले दो लेता है, आप ये वाले भी ले सकते हो, यू कैन टेक दिस टू आल्सो, यू कैन टेक। नहीं, ऑपोजिट में आपका 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। ऑपोजिट में तुम्हारे पास बस ये आएगा कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट तो वैसे भी उसमें होते ही है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होते ही है ना। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। कौन सा रूल आ जाएगा? SSF कॉन्ग्रुएंसी रूल बहुत जरूरी है। उसके बाद लिखोगे देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD CPCT, बट एंगल AOD प्लस एंगल COD क्या बनाते हैं आपस में? ये दो एंगल्स हैं, आपस में क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। तो यह बात समझ में आ गई है? दे फॉर्म लीनियर पेयर, दोनों इक्वल भी है, तो x प्लस एक्स आप इसको ले लोगे 180 डिग्री। ये दिए वाले बच्चे ने सिखाया था कि मैम इसको एक्स एक्स लेकर कर दिया मैम, तो मैंने कहा अगर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, इस काम बहुत आसान हो जाता है। x इज इक्वल टू 90। क्या हो गया, दिखता नहीं है? हाँ, x इज इक्वल टू 90। और यहाँ पर अब एक नंबर का, एक नंबर की वो लाइन लिखनी है, हेंस द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिर्फ एक एंगल को 90 करके आप कुछ भी, चारों ही 90 हो जाते हैं। सो हेंस diagonals of rhombus are perpendicular to each other। कुछ भी नहीं किया अभी, सिर्फ एक ही किया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, बाकी कुछ वो भी नहीं में है नहीं। हाँ, क्योंकि ना इन्होंने काफी कुछ इसमें से हटा दिया था, फिर भी एक्स्ट्रा में देते। 12th क्वेश्चन भी नहीं है आपको। कौन सा वाला? एक तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन इट्स अ रेक्टेंगल, diagonals of quadrilateral bisect each other at right angles।
देन इट इज अ रोम्बस। ये वाला नहीं है। करवाऊंगी सारे, क्योंकि ये तुम्हारे टीचर्स नहीं छोड़ती ना फिर। फर्स्ट और थर्ड मिस किया हुआ है बस। फर्स्ट है एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:2, ये नहीं है ना? और कौन सा नहीं है? है मेरे पास है बुक, मुझे तो 10 लगे थे इसमें। आई सॉ 10 क्वेश्चंस, ऐसे कैसे मेरे पास है नहीं बुक? इट्स अ शॉक। टीचर्स नहीं मानेंगे ना, जो बुक में नहीं है वो कहेंगे एक्स्ट्रा डालो जी। मैं तो हैरान थी, ट्रायंगल्स सीधे साधा मिस कर दिया, पर बुक में फिर भी आपके पेपर में फिर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एंगल्स है कर सकते हो। एंड व्हाट द थिंग वाज, कॉन्वेंट में क्या किया गया, 10th की कॉन्वेंट में एक टॉपिक कह दिया कि नहीं आएगा इस बार। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। ट्रायंगल्स है चैप्टर, उसमें से एक एक्सरसाइज आएगी, एक नहीं आएगी, लेकिन क्वेश्चन डाल दिया दूसरी वाली एक्सरसाइज से। तो वो बच्चा लिख कर आया कि मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया था, घबरा गई वहां पर, ठीक से सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती। कुछ बच्चे होते हैं वो एकदम से मौके पर घबरा जाते हैं। तो कहती मैंने लिखा, मैम को बोला कि मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। कहती नहीं, फिर बाकी बच्चों ने सॉल्व किया हुआ तो फिर मैं आपको मार्क्स दूंगी। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। अब बोर्ड ऐसा नहीं करता ना, बोर्ड ने अगर कहा है नहीं है, अगर आएगा तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर वगैरह सब इसने हटा दिए। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। सारे सही है, कितने मार्क्स आया? अच्छा, ओके, हो गया बेटा। ये एग्जांपल 3 स्टार्ट करेंगे, चलो अच्छी बात है। तो मैंने काफी, मतलब मैंने तुम्हें बुला बुला के पढ़ाया इस बारी तो मुझे कहना है मैम पागल हो गई है। सच में, मतलब आई वाज कॉलिंग हर एवरी टाइम, मैं इसको बोल रही हूँ कि डाउट्स ही नहीं है। मैंने कहा वाह बड़े अच्छे बच्चे हो। 11th की नहीं आप। पर हाँ, जो थोड़ा बहुत तुमने करवाया था वो तुम्हारे पेपर में आ भी गया, इट वाज अ गुड थिंग। हाँ, वो तो पेपर में आ गया था। चलो एनी, ठीक है। चलो अब सच में कह रही हूँ, आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग अपना भी समझो, और प्लीज अब रेगुलरली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलरली पढ़कर आओ। ठीक है, और होमवर्क करके आओ। होमवर्क का मतलब ये होता है, अगर आपसे 20 क्वेश्चन किए हैं तो ये नहीं कि एक क्वेश्चन करके आ जाओ कि मैम किया है। जो मैं कहती हूँ, मेरा मतलब ये नहीं होता कि 5 क्वेश्चन करके आ जाओ, कम से कम 12-13 क्वेश्चन तो किए हो, तब होता है कि हाँ पढ़े थे। हाँ, हाँ, तो भी मैंने कहा था सेक्शन ए वो तो आपको हो ही जाएगा इन केस अगर प्रॉब्लम थी। बट ये वाले क्वेश्चन दोबारा से लिखने हैं, तभी ग्रामर देखो ज्योमेट्री लिखने से आएगी, और कभी नहीं आ सकती। ज्योमेट्री को बार बार लिखते हो, चेक करवाओ, जो मैच किया हो ना एक क्लियर कॉपी रखो, उसको मैच कर लो। ठीक है ना? उसके साथ आप उसको मिला लो कि कुछ छोड़ा हुआ है कि नहीं। एग्जाम्पल 3 में दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मुझे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, उसके बारे में मुझे सब पता होना चाहिए। ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। इसमें बताया गया है कौन सी दो साइड इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पीएसी। तो पहले तो ट्राइंगल ही बनाते हैं भाई। ठीक है ना? यहाँ पर उसने ड्रॉ भी की हुई है फिगर। तो दिस इज ट्राइंगल एबीसी, एबी इज इक्वल टू एसी, और एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पीएसी। एक्सटीरियर एंगल पीएसी का हुआ है ना, तो एसी को उसने फर्दर एक्सटेंड किया हुआ है। एसी को नहीं एक्सटेंड करेंगे, एबी को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए ना, एसी के साथ, एसी एक साइड हो एंगल की, तो हमने इस वाले एंगल को एक्सटेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट टी आ गया, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एबी। ठीक है ना? तो बाइसेक्टर को शो करने के लिए इसको एक्स और एक्स लिख सकते हो। एंड सी डी इज पैरेलल टू एबी। थोड़ा सा इसको मैं ठीक लग रही है पैरेलल, तो मैं ऐसे शो कर लूंगी। सी डी इज पैरेलल टू एबी, दिस इज द साइन फॉर पैरेलल लाइन। वही तो प्रूव करना है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें गिवन जो दिया है वो लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें आइसोसेलेस लिखना है लिख लो, वरना ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब वही है ना? हम मैच कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं कर रहे कि आइसोसेलेस लिखे। हमारे लिए आइसोसेलेस का मतलब है दो साइड इक्वल, कौन सी? ए बी और ए ट्रायंगल में। ठीक है,
फिर AD बाइसेक्ट एंगल PAC, जिसका मतलब क्या हुआ, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल CAB। ठीक है, और मुझे दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू C, ये वाला। फिर आपको मेंशन करना होगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, जो हम फर्दर इसको डिड्यूस करेंगे। ये हमारी फर्दर मतलब सोच है, हमें मेन तो आइसोसेलेस का मतलब पता है साइड इक्वल होते हैं, उससे हमने कहा एंगल्स भी इक्वल होंगे। समझ में आई बात ये। अब टू प्रूव में जो लिखना है वो लिख लो, फिर हम प्रूफ लिखते हैं इसका। टू प्रूफ में फर्स्ट कहा हुआ है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, और सेकंड कहा हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये दो चीजें प्रूव करनी है। इतना लिख लिया गिवन टू प्रूफ सबने। क्योंकि अब मैं प्रूफ लिख पाऊंगी और सब यहाँ देखोगे, उसके बाद अपने आप लिखोगे पहले। करवाऊं, सबने लिख लिया है ना? ठीक है, बिकॉज अब मैं गिवन टू प्रूफ रब कर रही हूँ। आई कम टू प्रूफ, देखो सब अपने पेन रख करना, एक बार ध्यान दे दो। ठीक है ना, गिवन में देखो चीजें क्या दी थी, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं लिखूंगी तो मैं स्टार्ट करूंगी ना, तो ये सब शायद लिख लो कि मुझे पता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आपके स्टेप्स ही बन गए हैं। जब एंड AD इज इक्वल टू AC, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी में एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, बाइसेक्टर तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। और फिर हमें क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू CD। अब दो पैरेलल लाइंस क्यों दी होंगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स, उनको लेने के लिए, है ना। कभी दी जाती है ना ऑल्टरनेट, कभी पैरेलल लाइंस दी जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे AB और DC को देखो पैरेलल है, ठीक है ना। AC को ट्रांसवर्सल ले लिया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, आई टेक दिस एज ट्रांसवर्सल, तो क्योंकि वही ट्रांसवर्सल बनती है, तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, आपको क्या लगता है? BCA एंड DAC। समझ में आ गया, एंगल BCA क्यों इक्वल होगा BCA और DAC? BCA, अच्छा, हाँ, मैं सामने वाले को देखने लग गई। ये और ये पैरेलल है, दिस इज द ट्रांसवर्सल। हाँ तो ठीक तो दे रही हूँ। AB को ट्रांसवर्सल लिया तो ये और ये इक्वल हो गए, है ना। नहीं, क्या करेंगे, इसको था पहले, इधर रुको। इसको लिया, है ना, और ये लिया ट्रांसवर्सल, इसको लिया। हाँ, तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ। इसके साथ इफ आई टेक दिस ट्रांसवर्सल, नहीं इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये और ये आ जाएगा, इट्स आर नॉट ट्रू, को इंटीरियर। ठीक है, ठीक है, ऐसे ठीक हो रहा है एंगल बी। हाँ मैंने गलत किया था, पर अब तो ठीक हो रहा है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल AC। ठीक है, ये क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर
तो हमारा ये वाला एंगल इससे ठीक हो गया। ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, एबी इज इक्वल टू एसी, हमने एंगल इक्वल ले लिए, मतलब हमने कहा है कि आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। और बिकॉज ऑफ alternate interior angles, we've taken angle BAC is equal to angle ACB। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे एक्सटीरियर एंगल, किसके इक्वल होता है? इन ट्रायंगल ABC exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles। ये ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, चैप्टर 6 में करते हैं ट्रायंगल्स में। वैसे भी पढ़ी होगी आपने कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। समझ में आ गया? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। क्लियर हो गया इतना? तो एंगल PAC को आप ले सकते हो 2x, और एंगल ABC को वी कैन टेक इट एज 2 टाइम्स एंगल ABC फ्रॉम 1। ठीक है, या x किसके इक्वल हो गया? एंगल ABC। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। समझ में आ जाएगा, अभी कंफ्यूज हो गए बस, कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें सारी लिख देना इसलिए। ये दो एंगल्स इक्वल लिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लिया, ठीक है, और ये एंगल एक्सटीरियर एंगल की वजह से इसके इक्वल ले लिया। ठीक हो गया। अब ये दो एंगल्स क्या बनते हैं? एंगल DAC और एंगल BCA। देखो ना, DAC और BCA, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore पहला वाला तो प्रूव हो ही चुका है, therefore AD is parallel to, ठीक है ना। तो जो हमने ये वाला लिखा ना, ये रेलिवेंट हो जाता है, ये वाला पोस्ट है, यही इजी वे है। दोबारा से करवाती हूँ, चलो एक बार। हाँ, DAC हो गया ना, फिर एक्स लिखा भी इसको, तो दोबारा से कराती हूँ, चलो ठीक है। एक बार दोबारा से इसको लिखवाती हूँ प्रॉपरली, इजी वे जो आपको लगेगा। बी, चलिए लो BD को कंस्ट्रक्ट कर, ठीक है, ये और ये इक्वल हो गया। फिर ठीक है, चलो दोबारा से मैं करवाती हूँ इसको, प्रॉपरली लिख लो आप एक बार फिर से। करना क्या है आपको, तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। पहली चीज क्या है, जो पहली चीज आप यूज करोगे, इट विल बी, ठीक है, पहली चीज यूज करोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ तक तो सिंपल है। ये एक्स और एक्स अगर लिखा ना, इससे कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको छोड़ दो। पहली चीज हम क्या यूज करेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल, ठीक है। फिर AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ ना एक्सटीरियर एंगल का, तो मैं लिख दूंगी एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल DAC। समझ में आ गया? बाइसेक्टर है तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम यूज करेंगे तीसरी चीज, ये तो हमें बहुत इजीली क्वेश्चन में से ही पता है। थर्ड हम जो यूज करेंगे वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया? जिससे आप लिखोगे। अब इसको थोड़ा लिखने का वे हम इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं ताकि समझ में आए, हम डायरेक्टली प्रूव कर सके
वो ये है एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ठीक है, PAC के दो हिस्से क्या है, PAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। तो अब मुझे बताओ, PAD और DAC तो दोनों आपस में इक्वल है, तो किसको रखना चाहिए हमें, जो हमें प्रूव करना है। प्रूफ हमें क्या दिया हुआ था, DAC। ठीक है ना, तो PAD को मैं किससे रिमूव कर दूंगी, DAC से। मैं लिखूंगी एंगल DAC प्लस एंगल DAC, और ABC और ACB में किसको लिखेंगे, BCA। देखो प्रूफ में, देखो किसको लिखा हुआ है, BCA। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी BCA प्लस एंगल BCA। अब इजी हो गया। ठीक है, so 2 times angle DAC is equal to 2 times angle BCA। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। एंगल DAC is equal to एंगल BCA। हेंस फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर, इतना लिख लो। बात समझ में आ गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। उससे हमने दो एंगल, जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका प्रूव हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट जब प्रूव करना है वो यहीं से फर्दर कंटिन्यू होगा। ये दो एंगल्स जो है, ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल्स इक्वल तो हो गए, पर ये क्या फॉर्म करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट लिखना है, इतना लिख लिया सबने। अब हम जब सेकंड पार्ट लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA proved above as they form a pair of alternate interior angles, therefore AD is parallel to BC। ठीक है, आपने कह दिया ये भी पैरेलल है, लेकिन सेकंड पार्ट में हमने प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो आप लिखोगे इसके बाद फर्दर, आप यहाँ लिखोगे AD is parallel to BC and AB is parallel to DC, therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना होगा, जब ABCD पैरेललोग्राम लिखते हो ना तो रीजन लिख लेंगे, both pairs of opposite sides are parallel। both pairs of opposite sides are parallel। ठीक है ना, रीजन लिखेंगे, आइए पहले लिखो, as both the pairs of opposite sides are parallel therefore ABCD is a parallelogram। या लिखने के बाद इसको रीजनिंग दो कि as both the pair of opposite sides are parallel, लिखना जरूरी है। क्लियर हो गया इतना। एग्जाम्पल 3 डन हो गया ना अच्छे से, एग्जाम्पल 3 भी। अब आते हैं एग्जाम्पल 4 पे। अब तो समझ में आ गया, तो दोबारा से घर पे आज होमवर्क में लिख कर लाना है। ये फोर्थ एग्जाम्पल तक क्वेश्चन होंगे, उसके बाद और नहीं होंगे। 4 क्वेश्चन प्लस डीएवी का पेपर जो मैंने दिया हुआ है होमवर्क में, वो करके लाना है। एग्जाम्पल 4 ना बहुत बार पहले भी कर चुके हो, लाइंस में, पैरेलल लाइंस में बहुत बार कर चुके हैं। उसने कहा है
कि दो पैरेलल लाइंस हैं, दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ये तो इतनी बार पैरेलल लाइंस में हमने 6.2 में किया है, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो कहते क्या है ना, क्या किया इसने, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, किससे फॉर्म हुआ, बाय बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इस पैरेलल लाइंस में जो कि हमें दी हुई है एल एम और पी ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए, यहाँ पे मैंने लिखा ए और यहाँ पे लिखा बी, लेट मी टेक दिस एज सी एंड डी ई एंड एफ। तो आप मुझे बताओगे इंटीरियर वाले एंगल्स कौन से हो गए, सी ए बी, डी ए बी, ई बी ए एंड एफ बी ए। एक ये एंगल हुआ, ये एक एंगल हुआ, ये एक एंगल हुआ और ये एक एंगल हुआ, ये चार इंटीरियर बनते हैं ना। कहते हैं इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हमने, show that the quadrilateral formed by bisectors of interior angles is a rectangle। ठीक है, तो मैंने इसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। राइट, अब इसको नाम दे दो, लेट मी टेक इट एज डी एंड लेट मी टेक इट एज एच। थोड़ी सी फिगर में इसमें नेमिंग ज्यादा हो जाती है क्योंकि हमें एंगल्स को भी नेम देना है। ठीक है, तो ये बी है, ये सी और ये ई। तो वी से गिवन में है एल इज पैरेलल टू एम एंड पी इज ट्रांसवर्सल। आपको चार बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं, ए जी बाइसेक्ट्स एंगल डीएबी, बीजी बाइसेक्ट्स एंगल एबीएफ। ये तो लिख सकते हैं ना हम, ए एच किसको बाइसेक्ट करता है, ए एच बाइसेक्ट्स एंगल, सब बोलो, सी ए बी, समझ में आ गया। और बी एच, सी आप बी एच लिखोगे तो किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ए बी ई, ए बी ई। ठीक है, आपने नंबरिंग अलग लिखी होगी बस और कुछ। ठीक है, बी एच बाइसेक्ट्स एंगल ए बी ई। ठीक है, तो टू प्रूव BGAH is a rectangle। इतना लिख लो, इसका प्रूफ बहुत आसान है, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर्स को याद करके। अगर कोई एंगल बाइसेक्टर होता है उसका काम क्या है, एंगल को बाइसेक्ट करना। बहुत ही आसान काम है जो आपने इतनी बार किया होगा, ये पैरेललोग्राम में भी क्वेश्चन आएगा एंगल बाइसेक्टर्स का। नहीं, नीचे लिखना है, बुक में डिफरेंट नंबरिंग दी हुई है, या तो वो याद कर लो या ऐसे कर लो, मतलब आपने खुद नेम देना है, जिसे मर्जी दे दो, डिपेंड करता है बस आपको करना क्या है, इसमें काम सही किया हो बस। ठीक है, तो मैं एंगल बाइसेक्टर से शुरू करती हूँ। मुझे प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, मतलब इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में फॉल एंगल तो 90 डिग्री इसका रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रूव करती, लिख लिया ना, गिवन सारा है, गिवन टू प्रूव। अब प्रूफ में आ जाओ एक बार, और प्लीज अभी लिखना मत, एक बार देख लो करना। ठीक है, प्रूफ हम एंगल बाइसेक्टर से शुरू करेंगे। एजी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डीएबी, therefore एंगल जीएबी इज इक्वल टू हाफ एंगल डीएबी। कहते हैं ये वाला एंगल जो है ना, वो पूरे एंगल का हाफ है। ठीक है, सिमिलरली
BG bisects एंगल FBA या ABF, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ABG सॉरी, ABG इज हाफ ऑफ एंगल FBA। ठीक है। अच्छा ये एंगल जो है, ये एंगल DAB और ABF, इनमें आपस में रिलेशन क्या है? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो वील राइट L इज पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल। मैंने एंगल बाइसेक्टर्स को यूज किया, एंगल का हाफ बता दिया कि कौन सा एंगल किसका हाफ है। फिर मैंने पैरेलल लाइंस लेकर कहा एंगल DAB प्लस एंगल FBA इज इक्वल टू 180 और इसे कह दिया को इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। और हाफ ऑफ एंगल DAB प्लस हाफ ऑफ एंगल FBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। DAB का हाफ क्या लिख लोगे? GAB, और FBA का हो जाएगा ABG। समझ में आ गया? दिस इज 1, दिस इज 2 या दिस इज 3 फ्रॉम 1 to 3। इतना क्लियर हो गया? अब क्या करना है? इन ट्रायंगल AGB एंगल GAB प्लस एंगल ABG प्लस एंगल AGB इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इन दोनों को आप ले लोगे 90 डिग्री प्लस AGB इज 180 और इससे आ जाएगा AGP एज 90 डिग्री। पहले इतना कर लो। बात समझ में आ गई? हमने क्या क्या किया है? एंगल्स को हाफ ले लिया, हाफ लेने के बाद जो एंगल्स हमें दिए हुए थे उनमें आपस में रिलेशन क्या था? देवर को इंटीरियर एंगल्स, दे आर अप टू 90 डिग्री 180 डिग्री, उनके हाफ का सम 90 होगा और उसको फर्दर ट्रायंगल में लेकर हम ये वाले एंगल तक पहुंचते। ये ना बहुत इजी सा प्रूफ है, यहाँ तक पहुंचना है। मतलब ये चीज तो ऐसे लिखने वाली बात है। अगर तुमने इसको x और x लिखा होता और इसको y और y लिखा होता तो 2x प्लस 2y। इजी है ना। बस वो ये ज्योमेट्री में कुछ चीजें टीचर्स मान लेते हैं, कुछ नहीं मानती। ये 2x प्लस 2y आप लिख दोगे 180, x प्लस y लिख दोगे 90, है ना। फिर ये ट्राइंगल में x प्लस y प्लस जी AGB एज 180 और ये वाला एंगल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कल होमवर्क करके आना है सबने, इसे 2 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मैम होमवर्क क्या है? होमवर्क बताया तो था बेटा, ये 4 मैम कल क्वेश्चन। वाले? हाँ वो तो अगर तुमने कर लिया तो सेक्शन B स्टार्ट कर लेना। मैम कौन सा सेक्शन डी? सेक्शन B और C कर लेना कल तक। ओके मैम। ऐसा जरूर था जो तुम्हें नहीं, जो तुम्हें था उनको नहीं था। लाइंस, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस करवा दिया। समझ में आ रहा है क्लास में? है ना? वो तो करवाया हुआ तुम्हें, आई थिंक आना चाहिए। बाकी आना चाहिए मतलब वो तो करवाया हुआ है। नहीं क्या हुआ तुमने? बिल्कुल भी नहीं क्या हुआ? अच्छा। चलो मैं तुम्हें वो करवा दूंगी, इसकी वर्कशीट भी शेयर की हुई है, वो करवा दूंगी, वो एक बार रिविजन हो भी जाएगी। वो इजी है, थोड़ा बहुत ही होगा जो नहीं समझ में आया। ठीक है, अब आपने एक एंगल 90 ले लिया ना, ऐसे ही जो इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल है वो 90 हो सकता है। AGB के बिल्कुल सामने एंगल कौन सा है जो रेक्टेंगल में है? AHB। तो आप इसमें लिख दोगे सिमिलरली एंगल AHB इज 90। ये भी 90 प्रूव कर दिया, इसको भी 90 प्रूव कर दिया। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ एंगल CAB प्लस एंगल DAB इज 180। ये क्यों होगा 180? CAB और DAB लीनियर पेयर है ना,
बात समझ में आ रही है सबको? CAB और DAB कहते हैं 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। तो हाफ ऑफ एंगल CAB प्लस हाफ ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू 90। CAB का हाफ क्या हो जाएगा? HAB लिखोगे, और DAB का हाफ क्या होगा? GAB इज 90, और इन दोनों को ऐड करके बन जाता है HAG। ठीक है, तीन एंगल्स को 90 ले लिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilaterals, angle HBG is also 90। तीन को आपने 90 प्रूव कर दिया, चौथा अपने आप 90 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसके बाद लिखोगे अ quadrilateral with all बताते हैं। इसने पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया है, पर ये भी ठीक है, हम सारे एंगल्स 90 प्रूव कर दें। वो भी आसान है वैसे तो। उसने प्रूव किया है कि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इनके हाफ भी इक्वल हो गए, तो ये इक्वल है, तो ये पैरेलल हो गए। सिमिलरली ये पैरेलल हो गए, पैरेललोग्राम और एक एंगल 90। तो सारे एंगल 90 प्रूव करके तब भी तो हो जाता है। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल एंगल्स 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल with all angles equal to 90 degree is a rectangle। therefore हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमने नाम, वो क्या है? AGBH is a rectangle। पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम प्रूव नहीं किया मैंने इसको। चलिए, ठीक है, मैंने ऑल एंगल्स 90 लेकर कर लिया। बुक में जो दिया हुआ है ना, वो कहा हुआ है कि ये और ये आपस में इक्वल हैं, इनके हाफ इक्वल हुए तो ये लाइन पैरेलल है, ऐसे ही ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम हो गया, और एक एंगल 90 है। तुम्हें कौन सा करवाया स्कूल में? वैसे चारों एंगल्स 90 कर लो, ज्यादा